Hello students, welcome to KRS. Let's start with the second chapter of bookkeeping and accountancy for class 12. Second chapter is accounts of not for profit concerns. See, in this video we will cover this part, that is introduction, meaning of not for profit concerns, features, difference between profit and not for profit organizations, need for maintaining accounts, features of receipt and payments account, types of receipt and types of payment. See, as you all know, in the society we come across with mainly two types of organizations, right? One, you very well aware of the same, trading organization, or we can say profit making organization, and non-trading organization, or we can say not for profit making organization. See, what is the aim of trading organization? To earn maximum profit, ज़्यादा से ज़्यादा profit कमाना है by undertaking process of manufacturing goods or purchase and resale of the goods at a profit, or to earn income by rendering services to its customers. And in trading organization, which accounts they prepare? You already studied the same: trading account, profit and loss account, and balance sheet, to ascertain the profit of the firm and to know the financial position of the firm. And examples of trading organizations are, trading organization में क्या क्या आता है? तो सोल प्रोप्राइटर फर्म, पार्टनरशिप फर्म है, पब्लिक कंपनीज है या प्राइवेट कंपनीज है, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस है. तो ये सब किस में आता है? ट्रेडिंग कंसर्न में. नाउ आवर टॉपिक इज फॉर नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, not for profit concerns. And the aim of this type of concern is not to earn profit but to give services to its members or services to the society at large. See, the main objective is to provide social service and to promote art, culture, sports, education, etc. And the nature of this concern is different from profit organization. प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम क्या है? प्रॉफिट कमाना. और इनका नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का एम क्या है? सर्विस देना. दे डू नॉट कैरी एनी ट्रेडिंग एक्टिविटी और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज. इसमें क्या क्या आता है? तो स्पोर्ट्स क्लब है, बहुत से चैरिटेबल हॉस्पिटल रहते हैं, स्कूल्स है, कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज है, चेंबर ऑफ कॉमर्स, ट्रेड यूनियन, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट, ट्रस्ट, सोशल वेलफेयर एसोसिएशन, रिलीजियस कंसर्न रहते हैं, लाइब्रेरीज रहती है. तो ये सब किस में आता है? नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में. और उनका मेन ऑब्जेक्ट क्या है? सर्विस देना अपने मेंबर्स को. तो इस तरह से अगर उनका मेन एम भी अलग है तो उनके बुक्स ऑफ अकाउंट जो भी बनाते हैं वो भी क्या सेम रहेगी क्या? नहीं. तो वो भी कैसे रहेगी? डिफरेंट वे में रहेगी. उनकी मेन इनकम भी क्या है? सब्सक्रिप्शन है, एडमिशन फी है, डोनेशन गिवन बाय देयर मेंबर्स है या नॉन मेंबर्स है, गवर्नमेंट ने अगर कुछ सब्सिडी कंसेशन दिया तो ये सब उनकी क्या है? इनकम है. तो अभी हम देखते हैं फीचर्स क्या है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में. जैसे हमने अभी जो भी डिस्कस किया वो सब फीचर्स में ही आता है. तो फीचर्स क्या है? पहला फीचर क्या है? Their main objective is to provide service to its members and not to earn profit. से हम स्टूडेंट्स क्या देख रहे हैं? हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया है, अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न. तो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में जो भी आते हैं, राइट, तो उनके फीचर क्या है? उनके अकाउंट तो हमें देखना ही है, पर उनका मतलब क्या है वो पहले हम समझ के ले रहे हैं. तो फर्स्ट फीचर क्या है? उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? अपने मेंबर्स को सर्विस देना एंड नॉट टू अर्न प्रॉफिट. प्रॉफिट ये उनका मेन एम है क्या? नहीं. दिस कंसर्न्स आर फॉर्म फॉर प्रमोशन, यानी बढ़ावा देने के लिए, एनकरेज करने के लिए
प्रमोशन ऑफ आर्ट, कल्चर, sports, education, health, charity. Third point, the member of this concern cannot get dividend. It is prohibited. उनको डिविडेंड मिलेगा क्या? इनके जो भी मेंबर्स है उनको नो. जैसे हमने कंपनी में देखा है, प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी, तो उनको क्या मिलता है? उनके मेंबर्स को डिविडेंड मिलेगा, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा. तो वैसे नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के मेंबर है, उनको मिलेगा क्या डिविडेंड? नो. ओके. फोर्थ, अभी इनका मैनेजमेंट कौन देखेगा? द मैनेजमेंट ऑफ सच कंसर्न इज डन बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेंबर्स. इट इज गवर्न बाय इलेक्टेड मेंबर्स. जो भी इलेक्शन होगा उसमें, और जो भी मेंबर है वो लोग ही क्या करेंगे? पूरा उनका काम देखेंगे, जो इलेक्ट वहां पे जिनको चुन लिया है, इलेक्ट किया गया है. फिफ्थ पॉइंट, अभी इसमें क्या बनाए जाते हैं? दिस कंसर्न प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट. 3 चीजें ध्यान में रखनी है. क्या क्या? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको बनाना होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होगा. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या किया जाता है? इट रिकॉर्ड इनकम एंड एक्सपेंसेस टू फाइंड आउट सरप्लस और डेफिसिट, एंड बैलेंस शीट बनाया जाएगा. देन 6 पॉइंट, कैपिटल फंड. कैपिटल फंड इज क्रिएटेड by such concern. See, it is necessary for every such organization to have its capital fund, and the capital fund of the organization include entrance fees, surplus, legacies, donations specially received for capital fund, for creating capital fund. या फिर excess of asset or liabilities is also termed as कैपिटल फंड. ये हम आगे सम में देखने ही वाले हैं. बाद में स्पेशल फंड रहेगा, एनी रिसिप्ट, डोनेशन और ग्रांट्स रिसीव्ड फॉर द क्रिएशन ऑफ सर्टेन स्पेशल फंड लाइक प्राइज फंड, बिल्डिंग फंड एटसेट्रा आर क्रेडिटेड टू सच स्पेसिफिक फंड्स. लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड. से प्रॉफिट एंड नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हमने देखा है, तो उनका डिफरेंस क्या है? फर्स्ट वन, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव. प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का प्राइमरी मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अर्न प्रॉफिट. और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड सर्विस. सेकेंड पॉइंट, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी जो हमें इस चैप्टर में देखना है, दे डू नॉट प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस. तो क्या बनाया जाता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. इट प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. थर्ड पॉइंट, अकाउंटिंग स्टेटमेंट. कौन कौन से अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनाई जाती है? तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट. देन फोर्थ पॉइंट, नेट रिजल्ट. प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या रहता है? हमने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा था, लास्ट ईयर अपने सोल ट्रेडिंग का भी देखा है, फाइनल अकाउंट. तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या है? इट प्रिपेयर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू ascertain नेट रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट और लॉस. नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के. और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है? इट प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट टू फाइंड आउट नेट रिजल्ट, जिसे क्या बोलते हैं? इन द फॉर्म ऑफ डेफिसिट और सरप्लस. नेक्स्ट पॉइंट, ओनर्स फंड और कैपिटल फंड. सी, इन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ओनर्स फंड इंक्लूड ओनर्स इन्वेस्टमेंट, दैट इज कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस. और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या है? कैपिटल फंड में क्या आता है? कैपिटल फंड रिप्रेजेंट all accumulated amount of surplus,
subscription, donation, and surplus as shown by income and expenditure account. Now, after getting difference between profit and not for profit organization, let's understand why we should maintain, why this concern should maintain books of account and prepare final account. अभी इनका मेन एम तो है नहीं प्रॉफिट कमाना, इनका मेन एम तो क्या है, सर्विस देना. फिर जरूरत क्या है ये अकाउंट बनाने की, रिसिप्ट पेमेंट है या इनकम एक्सपेंडिचर है या फाइनल अकाउंट है, बैलेंस शीट है, ये सब क्यों बनाना है? दे आर नॉट एंगेज इन ट्रेडिंग एक्टिविटीज, देन व्हाई शुड दे मेंटेन? Then there are some reasons for maintaining books of account by not for profit concern. Let's see these reasons. First point, to maintain proper control. See, to have a proper control over monetary transaction means over all the cash transaction. जो भी cash transaction है उसके ऊपर proper control, यानी दैट इज इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश जो है उसके ऊपर प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए, इसलिए. देन नेक्स्ट, टू नो द सोर्सेस ऑफ फंड एंड इट्स एप्लीकेशन, दैट इज डिफरेंट हेड्स ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन विच अमाउंट इज स्पेंड, किसके ऊपर पैसा खर्च हो रहा है वो भी समझ में आएगा अगर प्रॉपर अकाउंट बनाया तो. थर्ड पॉइंट, to comply with the provisions या conditions of laws applicable to them, यानी not for profit concern के अंतर्गत जो भी laws आते हैं, जो भी कानून है, वो सब उसमें जो conditions दी है वो fulfill करने के लिए भी अकाउंट बनाना है. For example, not for profit concern registered as charitable trust under Mumbai Police Trust Act or a cooperative society registered under Cooperative Society Act has to comply with the conditions of this act regarding budget, audit, registers to be maintained, etc. Then fourth point, of course, to know the surplus or deficit, क्या हुआ है, फायदा नुकसान, surplus deficit of the concern during a particular period. To know the net worth, or we can say to know the financial position of the concern as on a particular day. Then to avoid malpractices, or we can say to avoid illegal wrong practices or misappropriation of cash, fund and assets. जो भी ये सब पब्लिक का, मेंबर्स की चीजें हैं, अगर उसका कुछ कोई दुरुपयोग कर रहा है तो वो भी समझ में आएगा अगर प्रॉपर अकाउंट बनाया है तो, राइट. तो ये हमने देख लिया कि जरूरत क्या है इसमें अकाउंट्स बनाने की. अभी कौन कौन से अकाउंट है इसमें, तो रिसिप्ट, पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर और क्या बनाना है, बैलेंस शीट. सो लेट्स सी हियर फर्स्ट अकाउंट, मीनिंग ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जो आपको आगे जाके क्वेश्चन आंसर में, एक्चुअल क्वेश्चन आप जब सॉल्व करोगे तब ये सब चीजें आपको बनानी है. तो उसका हम थ्योरेटिकल पार्ट देख रहे हैं. मीनिंग ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. सी, ऑल डे टू डे ट्रांजेक्शंस ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न आर recorded in a cash book and then they are posted to ledger accounts. See, at the end of financial period, the cash book, ledger accounts are balanced and from this balances receipt and payment account is prepared. ये क्या है, रियल अकाउंट है और इसमें क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं रिकॉर्ड किए जाते. ये सिर्फ जैसे कैश अकाउंट है वैसे ही रहता है. हम फीचर्स देखते हैं, यानी आपको पता चलेगा फीचर्स ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. सी, फर्स्ट पॉइंट, इट इज अ रियल अकाउंट. आपको पता है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट. तो ये कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट. सेकेंड, इट इज सिमिलर टू कैश बुक. It is similar to cash book and it gives a summary of cash transactions. It gives summary of a bank transactions. Third point, it includes all types of receipts
and payments. So it include all kinds of, means whether it is revenue receipts or capital receipts, both are recorded in this account. Fourth point, it records all receipts and payments made during a particular period, that is current year, whether it is related to past accounting year or current accounting year or future accounting year, it is not mattered. If it is received and paid during the current year, are recorded in this account. यानी ये पहले लास्ट ईयर का होगा या अगले साल का होगा, वो सब ध्यान में नहीं देना है. सिर्फ अगर पैसा गया या आया इस साल, तो वो एंट्री इस अकाउंट में होगी. समझ में आ रहा है? इट रिकॉर्ड्स द अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड एज वेल एज पेड ड्यूरिंग द करंट ईयर. नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, इनकम रिसीवेबल, जो पैसा मिलने वाला है, एंड अमाउंट पेएबल, जो अमाउंट देना है किसी को, दिया नहीं है पर देना है, आर नॉट रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट. मीन्स व्हाट इट इज called outstanding. Say outstandings are not recorded in this account. Only if income received or paid, then only recorded, but not income receivable or amount payable. This account is a base to prepare final account of not for profit concern, जो आपको एक्चुअल में हम जब सम करेंगे तो आपको पता चलने ही वाला है. नेक्स्ट पॉइंट, this account shows opening and closing balances of cash and bank, or there may be bank overdraft. See, opening balances of the cash and bank account are brought down to this account from the last balance sheet. Last balance sheets में से लास्ट बैलेंस शीट का जो क्लोजिंग बैलेंस रहेगा वो इस साल का ओपनिंग बैलेंस रहेगा. किसके लिए? रिसिप्ट पेमेंट के लिए. एंड क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ दिस अकाउंट, इसका जो भी क्लोजिंग बैलेंस रहेगा वो कहाँ पे ट्रांसफर होगा? टू द बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ दैट अकाउंटिंग ईयर. रिमेंबर वन मोर थिंग, सी अकाउंटिंग आइटम्स विच वी कैन से नॉन कैश आइटम्स ऑफ द बिजनेस, जहां पे एक्चुअल में पैसा नहीं जा रहा है या एक्चुअल में पैसा नहीं मिल रहा है, नॉन कैश आइटम्स. So these items are not recorded in this book, like bad debts, RDD, depreciation provided on any fixed asset. These are known as non-cash item, and these items have no place in receipt and payment account. Now let's see types of receipts and types of payments. So types of receipt mainly include two types, capital receipts and revenue receipt. Now capital receipts means receipts which are non-recurring in nature, जो बार बार नहीं मिलते हैं, non-recurring, and do not form the part of regular flow of business income. They are known as capital receipt. यानी ऐसी रिसिप्ट जो पैसा रेगुलरली नहीं मिलता है, कभी कभार ही मिलता है, जो रिकरिंग नहीं है, उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल रिसिप्ट्स. एंड दिस रिसिप्ट्स मे बी आइदर एडेड टू कैपिटल फंड या फिर सेपरेटली लाइबिलिटी साइड दिखाया जाता है. कौन सा? कैपिटल रिसिप्ट का. फॉर एग्जाम्पल सेल प्रोसीड्स ऑफ फिक्स असेट, कोई पुराना असेट होगा फॉर एग्जाम्पल, अगर वो सेल किया तो क्या बार बार होता है क्या वैसा सेल? नहीं, क्योंकि ये ट्रेडिंग कंसर्न है क्या? नहीं, तो उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल रिसिप्ट. लाइफ मेंबरशिप फीस है, लाइफ मेंबरशिप फीस ये तो एक ही बार मिलेगी, तो वो भी क्या है? कैपिटल रिसिप्ट है. डोनेशन रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग भी क्या बार बार बनाई जाती है क्या? नहीं, तो स्पेसिफिक कोई डोनेशन मिला बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, तो वो भी किस में आता है? कैपिटल रिसिप्ट में आता है. ओके, तो इस तरह की जो भी
कैपिटल रिसिप्ट है। अभी आप बोलोगे मैम ये पता करके क्या करना है, तो आपको कैपिटल रिसिप्ट हो तो अलग जगह पे लिखना है, रेवेन्यू रिसिप्ट हो तो अलग जगह पे लिखना है बुक्स ऑफ अकाउंट में। इसलिए आपको इसका बाइफरफिकेशन आना चाहिए, क्योंकि कैपिटल रिसिप्ट क्या करना है, आपको बैलेंस शीट में दिखाना है सेपरेटली लायबिलिटी साइड, या फिर आप वहां पे कैपिटल फंड में ऐड कर सकते हो। उसके बाद क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट मीन्स अपोजिट ऑफ कैपिटल रिसिप्ट। रिसिप्ट्स विच आर रिकरिंग इन नेचर, जो रिकरिंग बार बार मिलते हैं, एंड इट रिप्रेजेंट रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम ऑफ अ कंसर्न। रेगुलरली जो भी इनकम रहती है उसका पार्ट है ये, तो वो क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट है। फॉर एग्जाम्पल सब्सक्रिप्शन है, जो भी सब्सक्रिप्शन मिलता है, यानी जो हम बोलते हैं ना सदस्यता है या वर्गणी है, हम जिसे बोलते हैं मेंबर से लेते हैं, तो वो भी रेगुलर रहता है, तो उसे क्या बोलते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट। या इंटरेस्ट है, इन्वेस्टमेंट में मिल रहा है, रेंट मिल रहा है, रेंट रिसीव्ड, एंट्रेंस फी है या एडमिशन फीस है, लॉकर का रेंट है, तो वो सब किस में आता है, रेवेन्यू रिसिप्ट में आता है। क्लियर? तो वो कहाँ पे ट्रांसफर होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। उसके बाद हम देखते हैं पेमेंट। अभी पेमेंट आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये सब टर्म आपकी हुई है ऑलरेडी 11th में, इसलिए बहुत न्यू नहीं है आपके लिए ये। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी क्या, दे आर सेम, जैसे हमने कैपिटल रिसिप्ट का देखा वैसे ही, दे आर एक्सपेंडिचर विच आर नॉन रिकरिंग इन नेचर। बार बार होते हैं क्या, नहीं, नॉन रिकरिंग है। और उसका बेनिफिट कैसे है, बेनिफिट ऑफ सच एक्सपेंडिचर आर लाइकली टू बी रिसीव्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड। बहुत टाइम तक मिलता है उसका बेनिफिट। एक बार अगर उसके ऊपर खर्चा हुआ तो उसका बेनिफिट बहुत टाइम तक मिलने वाला है। उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे कोई असेट परचेस किया, मशीनरी है, फर्नीचर परचेस किया, बिल्डिंग है, परचेस ऑफ लैंड है, तो उसका जो भी बेनिफिट है वो तो बहुत टाइम तक मिलने वाला है। ऐसा है क्या कि हर साल नई नई मशीन लेने वाले हैं या हर साल नई नई लैंड परचेस करने वाले, नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। इट इज नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर। सो उसका बेनिफिट कैसे, बहुत लंबे टाइम तक मिलने वाला है, तो उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर? एंड दिस एक्सपेंसेस आर शोन ऑन asset side of the balance sheet, and then their balances are carried forward to next accounting period. उसके बाद आया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। These expenses are recurring, बार बार होते रहते हैं, recurring in nature, and the benefit of these expenses are enjoyed immediately, that is in a current year itself. Okay, उसी साल उसका बेनिफिट मिलता है। जैसे कि अमाउंट स्पेंट ऑन पेमेंट ऑफ वेजेस, सैलरीज, टैक्स दिया है, रेंट दिया है, इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है या कमीशन दिया है, तो वो सब किस में आता है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस, बिकॉज दिस एक्सपेंडिचर incurred for carrying out day-to-day business activities, or we can say for maintaining fixed asset in working condition. उसके बाद आया deferred revenue expenditure. This is also actually a revenue expenditure only. But what is the difference between the both? Revenue expenditure are enjoyed immediately, that is only in a current year. But deferred revenue expenditure is incurred for receiving benefits for more than a year. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट सिर्फ उसी साल मिलता है, और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट 1 साल से ज्यादा मिलता है। जैसे कि सपोज कोई एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर बड़ा किया है, ओके, फॉर एग्जांपल 30,000 का है, तो वो 3 साल के लिए उसका बेनिफिट है, इट इज फॉर 3 ईयर। तो वहां पे 1 साल के लिए, उस साल के लिए कितना है, सिर्फ 30,000 का 1/3 कितना हुआ, 10,000।
10,000 ये करंट ईयर का है और बचा हुआ जो 20,000 है वो नेक्स्ट ईयर का है। तो यहाँ पे जो करंट ईयर का है वो क्या होगा, वो डेबिट किया जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को, और जो नेक्स्ट ईयर का है 2/3 20,000 that will be shown to asset side of balance sheet. Getting? So capital expenditure, revenue expenditure and deferred revenue expenditure. So students, here we finish with introductory part. अभी नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे स्पेसिमेन, देखेंगे रिसिप्ट पेमेंट का, देन इनकम एक्सपेंडिचर का, और बाद में हम एक्चुअल में सम स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।